हम बहुत जल्दी भूलने वाले लोग हैं। हमारे पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है, मगर भूलने का हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर नई नई कहानियां हमारे सामने आती रहती हैं। साथियों, एक तो ये बात हम लोगों को, ये जो 1848 से लेकर 1956 तक का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर उसे ही ठीक से समझ लो, बहुत पुराना 2-3 हजार साल का छोड़ो, ये भी अगर इतिहास ठीक से समझ लो और समझकर उसके सबक लेकर अगर आप अपने लोगों को जगाने का काम करो, तो लाखों लोग ये मैदान पर इकट्ठा हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? तमाम संगठनों के कार्यकर्ता यहां मंच पर इकट्ठा आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मगर ये निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी करने की बात है कि यहां 90% कुर्सियां खाली है। निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी हैं। तो जो केंद्र सरकार चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, क्या मैसेज गया यहाँ से? बहुत गलत मैसेज गया, बहुत दुखी करने वाला मैसेज गया। उनका हौसला बढ़ता है इस वजह से, हमारे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ती है इससे। तो ये हमारी समस्या है और ये समस्या रहेगी। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 ही बात बोलूंगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इस देश में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाना होगा। अगर परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाना होगा, तो क्या कोई आंदोलन संगठित शक्ति के बगैर आप चला सकते हैं? क्योंकि आपकी इस देश में जो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटकर इस देश की जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बनाई गई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए आपको इस देश में आंदोलन चलाना होगा। वो है आपकी मूल समस्या। और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास संगठित शक्ति चाहिए। आपके पास संगठनाएं हैं, संगठित शक्ति नहीं। क्योंकि यहां तो हमारे तमाम जो लीडर हैं, उन लोगों की संगठनाएं तो है, नहीं है ऐसा थोड़ी है, मगर संगठित शक्ति नहीं है। जब काशीराम जी ने, क्योंकि काशीराम जी ने पहले महाराष्ट्र में काम शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के लोग उनको बोलते थे, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय काम करने वाले लोग कार्यकर्ता थे, तो हमें मालूम है। लोग महाराष्ट्र के उनको क्या बोलते थे कि ये रिपब्लिकन पार्टी के जो टुकड़े हैं उसको आप इकट्ठा करो। काशीराम जी ने नहीं माना, वो बोलते थे कि उन टुकड़ों को इकट्ठा करो, लोग बोलते थे। तो उन्होंने, काशीराम जी ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि इनको इकट्ठा करने के लिए मैं जितना समय लगाऊंगा, होगा कि नहीं होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत पहले दूसरे लोग भी कोशिश कर चुके हैं। उससे बेहतर तरीका है जनता को जगाकर इकट्ठा करना। मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, सबूत के आधार पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। कौन सा? जनता को जगाकर इकट्ठा करने का। आप लोगों ने नेताओं को इकट्ठा करने का काम किया, अच्छा काम किया, वैसे गलत नहीं है ये, अच्छा का। जो काशीराम जी ने इसको अच्छा नहीं माना, आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसा काशीराम जी का मानना था। इससे हमारा कुछ होगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे थे, एक लड़की बोल के गई कि अब यहाँ हमारे संगठनकर्ता नेता लोग इकट्ठा तो हो गए, कल क्या होगा? यकीन नहीं है तो लड़की का, यकीन नहीं है, हमारे लोगों और हमारे ऊपर विश्वास नहीं है लड़की का, तो वो मैं उसको गलत नहीं मानता। जिस लड़की ने अपनी बात कही, उस लड़की को मैं गलत नहीं मानता।
तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि काशीराम जी ने महाराष्ट्र के लोगों की बात को नहीं माना और उन्होंने जनता को जगाकर इकट्ठा करने का काम किया, उसमें उनको सफलता मिली। काशीराम जी को उसमें सफलता मिली। अगर काशीराम जी को सफलता मिली तो मुझे लगता है कि ये सफलता हासिल करने वाला रास्ता है, इसको दूसरे लोग भी अपनाकर सफल हो सकते हैं। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लंबी बात किए बगैर। तीसरी बात, ये तीसरी कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। यही रास्ता जो काशीराम जी कहते थे या वो करते थे, हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में हमारा संगठन फैला हुआ है, जिसके लिए मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से लगा हुआ हूँ। अभी मेरी 65 साल की उम्र पूरी हो गई। तो इसमें हमने इतना लंबा समय, लगभग 5 दशक संगठन निर्माण करने के लिए लगाया। आप लोगों ने केवल इतना ही देखा और सुना कि 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गए थे, इतना ही आपने देखा और सुना। आपको ये मालूम नहीं कि ये यकायक कैसे हो गया। तो यकायक नहीं हुआ, इसके पीछे 5 दशक की लंबी जद्दोजहद है और इतना बड़ा संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया, जो काशीराम जी ने रास्ता बताया। और बाबा साहब आम्बेडकर का जय जयकार किए बगैर, क्योंकि हम लोग जय जयकार बहुत ज़्यादा करते हैं और जय भीम जो है बहुत, आजकल तो जय भीम जो है ज़्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज़्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 भीम। ये भी एक नया रिवाज आया। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता, दोनों में से एक भी काम नहीं करता। मैं यहाँ ऐलानिया बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए थोड़ा सुनने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं यही जोखिम और खतरा लेकर भी बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, चलाता हूँ, और हमारे समाज को अगर आप बदलने का काम करना चाहते हो तो केवल मात्र एक विकल्प है कि आपको अपने समाज को संगठित करने के लिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। आप आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हो, भाषण देते रहते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्टों का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरएसएस पर कोई असर नहीं पड़ता। आरएसएस को असर पड़ता है जब आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हो और हर जिले में एससी एसटी ओबीसी के लोग, कोई वैचारिक सवाल होता है तो जिले में ही जवाब देने का काम करे, तहसील में ही जवाब देने का काम करे। यहाँ रामलीला मैदान में आकर जवाब देने के बजाय वही तहसील में और जिले में ही जवाब देने का काम करे, तब तो आप लोगों को बचाने का काम कर सकते हो, तब तो आप संविधान को बचाने का काम कर सकते हो। एक बहुजन समाज पार्टी का एमएलए आगरा का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी गया, उसने आकर बताया कि वहाँ चर्चा चलती है कि ये वामसेफ के लोग अगर नहीं होते तो अभी तक तो हमने संविधान बदल दिया होता। वो एमएलए वहाँ आगरा का बीएसपी छोड़कर गया बीजेपी में, तो वहाँ मीटिंग में चर्चा होती है तो उसने आकर बताया
तो हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए थे, तो है नहीं, आपको चंदा नहीं देंगे। जब वहाँ संविधान बदलने की बात के रेफरेंस में मामसेप का नाम आया और कहा कि मामसेप नहीं होता ना तो अब तक तो बदल दिया होता, वो वापस आकर टेलीफोन किया हमारे लोगों को कि जरा आ जाओ। तो कहा क्यों? वो चंदा लेके जाओ। चंदा मांगने के लिए गया तो दिया नहीं। जब उसने अंदर जाके बीजेपी वालों से सुना ना, तब जाकर हमारे आदमी की अकल जो है, ये कौन लड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि हमारे समाज की लड़ाई अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हो और बदलना चाहते हो और यहाँ आकर केवल भाषण नहीं करना चाहते हो, यहाँ बहुत जोर जोर से अगर मान लो आप भाषण कर लोगे और ये समझ लोगो कि इससे आपका दुश्मन डर जाएगा, आपका दुश्मन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में ये बोलते रहेंगे, मगर संसद में गले भी मिलते रहेंगे, संसद में गले भी मिलते रहेंगे। राहुल गांधी को आपने, नरेंद्र मोदी को संसद में गले मिलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लेना थोड़ा सा घूम घाम करके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपने समाज को परिवर्तन के दिशा में अगर लेके जाना है और व्यवस्था अरे सारे देश भर में फैली हुई है गैर बराबरी की, अन्याय करने वाली गैर बराबरी की व्यवस्था फैली हुई है, तो आपके पास राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए और उस संगठन की संगठन शक्ति चाहिए। उसके आधार पर आप बदलाव का, उसके आधार पर आप परिवर्तन का काम कर सकते हो। यहां भाषण करके बदलाव हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे इस पर यकीन नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, तो आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाषण करना ही गलत। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संगठन शक्ति के बगैर भाषण करना, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके पास संगठन शक्ति चाहिए, फिर उन लोगों के सामने अगर कोई वैचारिक एजेंडा आप रखते हो तो वो लोग गांव-गांव तक लेके जाएंगे। अगर ऐसा आपके पास संगठन शक्ति नहीं है तो लोग यहां सुनेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। वो लोग प्रचारक बनने चाहिए आपके विचारधारा के, और वो गांव-गांव में बात को फैलाने वाले होने चाहिए, तब तो ये काम आगे बढ़ सकता है। ऐसा करना होगा। ये तीसरी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और मैंने आपको वादा किया था कि 3 ही बात कहूँगा, तो 3 कह दिया और मेरी बात ख़त्म हो गई, और ज़्यादा मैं लंबा नहीं कहना। धन्यवाद।